गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और वर्तनी। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज यानी भाषा में उसका व्याकरण जरूरी होता है। तो पहले तो हम जाने कि भाषा क्या है। तो भाषा और उसके रूप अपने भावों को व्यक्त करने और दूसरों के भावों को जानने का माध्यम भाषा है। यानी हम अपने अंदर जो विचार है, भाव है, वो हम कैसे व्यक्त करते हैं? अपनी भाषा के द्वारा। वो लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो। और दूसरे की बात भी, मन के बात हम इसी से समझते हैं कि वो या तो बोले या लिख के बताए या कुछ संकेत करे। यानी कि किसी के भी जो संवाद या वार्तालाप या जो कुछ भी है आपस में कम्युनिकेशन का माध्यम, वो क्या है? भाषा है। कोई भी भाषा बोली, सुनी, लिखी और पढ़ी जाती है। इस आधार पे भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जो बोली जाती है, आपस में बातचीत करते हैं, कहानी सुनाते हैं, रेडियो, समाचार, वाचन, घोषणा, नारे लगाना, संवाद, ये मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा जो पढ़ने जाने वाला जो रूप है, जैसे पुस्तक पढ़ना, जो लिखा हुआ रहता है, समाचार पत्र पढ़ना, पत्रिकाएं, निबंध, पत्र लेखन, ईमेल, तो ये सब क्या है? लिखित भाषा है। और सांकेतिक भाषा, कुछ संकेत भी करते हैं ना हम। अगर मम्मी पूछती है खाना खाओगे, तो आप सिर हिला के कह देते हो हाँ, या नहीं खाना है तो आप ना के लिए सिर हिला देते हो। तो ये संकेत हुआ। मम्मी ने पूछा खाना खाओगे और आपने संकेत में जवाब दे दिया। ठीक है, तो भाषा तो संकेत वाली भी हुई। तो पुलिस की सीटी का संकेत, वो रुकने का, स्टॉप करने के लिए बजा देता है। स्काउट की झंडियां लगी रहती हैं जगह जगह रास्ता बताने के लिए, वो भी संकेत का काम करती हैं। जो विकलांग लोग होते हैं ना, जो दृष्टि विकलांग यानी अंधे होते हैं, वो ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। आप देखो, जो सेकंड चित्र है ना, एक टीवी वाला चित्र है, उसके बगल में जो चित्र है, वो लड़की का आंख बंद है और वो कुछ डॉट बने हुए उस पे हाथ रख के स्पर्श करके पहचान रही है। तो ब्रेल लिपि जो है वो भी सांकेतिक भाषा में आती है। और आपने बधिरों का समाचार सुना होगा, श्रवण विकलांग लोगों की भाषा, जिसमें उंगली के इशारे से बताया जाता है कि ये जो भी शब्द है उसका उंगली के इशारे से वो बताते हैं। और होठों को चला के, तो वो बहरे लोगों के लिए वो सांकेतिक भाषा होती है। तो ये सभी संकेत भाषाएं हैं जो विचारों की अभिव्यक्ति के सांकेतिक रूप कहलाते हैं। अब भाषा का विकास कैसे हुआ कि पुराने जमाने में मनुष्य क्या होता था? जंगलों में रहता था, कोई विकास नहीं हुआ था। तो उसने कुछ शब्द ऐसे बना लिए थे, कुछ चित्र ऐसे बना लिए थे, उनके मुंह से निकलने वाली जो ध्वनियां थी, उनको उसने क्या किया था? आरंभ में उन्हीं को वो संकेत बना लिए थे, जो ध्वनि उनके मुंह से निकल रही थी। आप देखो कि वो बीच में पत्थर पड़ा है, उस पे चित्र बना है। तो वो मुंह से जो ध्वनि उनके निकलती थी और कुछ चित्र बनाकर वो अपनी बातचीत करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? मौखिक भाषा प्रारंभ हुई, उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। और जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे लिखित भाषा का विकास होने लगा। लोग लिखना जान गए। हिंदी और उनकी बहनें। भारत जो है एक विशाल देश है और उसमें 1652 भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी उसमें से प्रमुख है। अपने भारतवर्ष के बहुत सारे राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को भारत की राजभाषा बना दी गई। ठीक है, 22वें संशोधन जो हुआ था संविधान में, 22वें स्वीकृति में भारतीय भाषाओं की सूची में अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, उसमें हिंदी को राजभाषा बना दी गई और अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाई गई। ठीक है, वर्ण और लिपि। वर्ण किसे कहते हैं? तो अभी तक हमने भाषा की बात की कि जो हम बोलते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, वो क्या है? वो भाषा है अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का। तो वर्ण क्या है? सबसे पहले वर्ण जो है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। जो ध्वनि होती है, जो मुंह से हम निकालते हैं, आ, क, ख, ये सब ध्वनि है। ठीक है, तो जो हम अ करके उच्चारण निकाल रहे हैं, तो वो क्या है? ये वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता और काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उन्हें लिखने के लिए जो संकेत यानी सिंबल निर्धारित होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की, संस्कृत की, गुजराती की, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी है।
हिंदी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत आदि की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था बहुत सुंदर है, जो इस प्रकार है। तो जो स्वर है हमारे आपको दिख रहे हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये आपके स्वर है। और व्यंजन यहाँ पे लिखा है क वर्ग, यानी जो जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वैसे क जो है वो पूरे अपने लाइन का मॉनिटर है। क वर्ग कहते ही क, ख, ग, घ, अंग तक का जो वर्ण है वो माना जाता है। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो जो आगे ये वर्ग लिखा जाता है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जब आपको हम लोग वो पढ़ाते हैं संधि, तब ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि क वर्ग में कितने 5 वर्ण आते हैं, तो क, ख, ग, घ, अंग, क्योंकि व्यंजन संधि के नियम होते हैं कि क वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, दूसरे में बदल जाएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ य, र, ल, व और उष्म श, श, स, ह। और विशेष व्यंजन जो है वो सड़क वाला ड़, सड़क, और बढ़ वाला बढ़, ढ जो बोलते हैं, जो डॉट लगा है, यहाँ पे ड, ढ है, यहाँ ड़, और बढ़, ढ करते हैं इसको। ठीक है, जरा सा उसके उच्चारण में अलग होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर लिखे व्यंजनों में क, ख, ग आदि में अ छिपा हुआ है। जो स्वर होता है वो स्वतंत्र बोला जाता है, उसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। ध्वनि से, उसकी ध्वनि मुंह से स्वतंत्र रूप से निकलती है, ओ, आ, ई। ठीक है, परंतु जो व्यंजन होता है उसके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन जो मूल रूप से होते हैं ना, आप सेकंड लाइन में देखो हलंत लगा हुआ, क पे हलंत, ख पे हलंत, ग पे, च पे, त पे, प पे, इनको आधा क बोलो या तो क ऐसे करना पड़ेगा। पूरा क बोलने के लिए हमको अ का सहारा लेना पड़ेगा। हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, सब में अ आता है। ठीक है, तो व्यंजन जो है वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं जो निम्नलिखित व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त यानी किसी के साथ जुड़ना। तो जो श है अपना क्षत्रिय वाला श, वो क प्लस षटकोण वाले स प्लस अ से मिलता है। त्र जो है वो त प्लस र प्लस अ से मिलता है। ज्ञ जो है ज प्लस इया प्लस अ से बनता है। और श्र श प्लस र प्लस अ से बनता है। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार जो डॉट दिया जाता है ऊपर। अब देखो अंदर, अंदर, मंदिर, अंगूर, चंदर, बंदर, सुंदर आदि, तो ये अनुस्वार दिया जाता है। अब ये अनुस्वार का भी नियम है। आप देखो अ के ऊपर डॉट दिया है, ठीक है, पर अंदर इसका उच्चारण हो रहा है न जैसे। क्यों न जैसे हो रहा है? क्योंकि इसके बाद वाला जो वर्ण है वो द है। तो त, थ, द, ध, न, त, थ, द, त वर्ग में देखो त, थ, द, ध, न है ना, पंचम वर्ग न। तो जहां डॉट होता है उसके बाद वाला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण का ही उच्चारण होता है। तो द का पंचम वर्ण है न, तो अंदर। ठीक है, अब मंदिर है तो उसमें भी न आएगा, मंदिर, क्योंकि बाद वाला है वो द है। अब अंगूर देखो ग है, तो ग है तो क, ख, ग, घ, अंग, तो उसमें अंग जैसा अंग है ना पांचवा वर्ण, तो अंग जैसा उसका उच्चारण होगा अंगूर। क्लियर? अब देखो विसर्ग, विसर्ग में जो 2 डॉट लगते हैं, जो शब्द आप लिखते हो ना, प्रातः, नमः, क्रमशः, इसका उच्चारण ह जैसा किया जाता है। ठीक है, प्रात लिख के 2 डॉट लगाया है, ठीक है, पर हम उसको बोलते हैं प्रातः, नमः, क्रमशः। ठीक है, तो जो 2 डॉट है उसका उच्चारण हम ह जैसा करते हैं। आगत स्वर, ये आ पे आधा चंद्र लगा है, तो ये इसका उच्चारण कैसा होता है? आ को थोड़ा और आकार देकर हम बोलते हैं। ये ओ भी नहीं है और आ भी नहीं है। उच्चारण कैसा होता है इसका?
जैसे बॉल, बॉल, ठीक है। अगर हम बा लो बोले, ब पे आ की मात्रा लगाएं, बा लो, तो मतलब आपका हेयर, बाल, सिर पे जो बाल होते हैं। अब बॉल करके बोलते हैं, बॉल, ओ नहीं कह रहे हैं, बोल नहीं कह रहे हैं, बॉल, कॉलेज, कॉपी, डॉक्टर। क्लियर। आगत व्यंजन, जौ के नीचे जब डॉट लगता है तो उसका उच्चारण करते हैं हम जौ, ठीक है। जिसको जेड इंग्लिश का होता है ना, तो ये जौ के नीचे जब डॉट लगाते हैं तो उसका उच्चारण होता है जौ, और फ के नीचे लगाते हैं तो फ। मजेदार, मजेदार नहीं, मजेदार, जोर, टेलीफोन, फाइल, जरा आदि। तो ये जो है ना अरबी से लिया गया ये सारे शब्द हैं। सारे जो ये जो वर्ण आए हैं वो जौ के नीचे डॉट, फ के नीचे डॉट। हिंदी में सभी स्वरों के दो रूप होते हैं। जब वे स्वतंत्र रूप में होते हैं तो अपनी असली आकार में होते हैं, परंतु जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो अपना आकार बदल लेते हैं, ठीक है। आओ, आ और ओ अपने मूल आकार में है। जागो में ये स्वर हो गए हैं, आ की मात्रा है, और ओ जागो गो के साथ मात्रा के आकार में जुड़ गए। यानी जो भी स्वर होते हैं उन्हीं से मात्राएं बनाई जाती हैं। अस्वर जो व्यंजन वर्ण की आकृति में ही छिपा होता है, यानी हर एक व्यंजन में अ होता है। अ, म, अ, ल, क, म, ल, सब में अ छिपा रहता है। क्लियर। अनुस्वर और अनुनासिक संबंधी जो अपने हिंदी में शब्दों की शिरोरेखा के ऊपर दो तरह के बिंदु देखते हैं। इनमें एक है अनुस्वर का बिंदु जो कि डॉट होता है। 5 नासिकी व्यंजनों अंग, इया, ड़, न, म के स्थान पर आ सकता है। जो मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे लगता है उसके बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण का 5वां वाला जो होता है, 5वां अक्षर वर्ण, उसी का उच्चारण होता है। जैसे संत, तो स के ऊपर लगा है तो त, थ, द, ध, न, तो उसका उच्चारण न जैसे हुआ। सज्जन, स के ऊपर लगा है, उसके बगल में है ज, तो ज के बाद क्या होगा, चौ, छ, ज, झ, इया, तो इया। संजय, इया का जो है नाक से निकालेंगे। क्लियर हुआ आपको। अनुनासिक जो है वो चंद्र बिंदु, जो स्वरों के नाक से बोले जाने का द्योतक है, अर्थात जिस स्वर पर चंद्र बिंदु हो उस स्वर को नाक से बोला जाता है। जैसे हंसो, माँ, सांप आदि। इन शब्दों को हंसो, माँ या सांप नहीं लिखना चाहिए। बंधन और बांधना, चंद्र, चांद, रंग, रंगना। क्लियर हो गया आपको कि कैसे चंद्र बिंदु का उच्चारण होगा और कैसे वो। और संयुक्ताक्षर, स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजनों से जुड़कर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर बनाने के नियम बड़े सरल हैं, आप भी सीख चुके हैं। खड़ी पाई हटाकर बनाई जाती है। आइए संयुक्ताक्षर बनाने के नियम दोहराते हैं। तो खड़ी पाई जो डंडी होती है ना, उसको हटा के कैसे बनाते हैं, जो डंडी वाला, जैसे ख्याति, आधा ख लिखेंगे तो उसकी खड़ी पाई हटा देंगे। ग लिखा है ग्वाला, तो खड़ी पाई हटा दिया। और क और फ की पूंछ को छोटा कर देते हैं। क्यारी, दफ्तर, क्या, जब भी लिखते हैं ना क्या है, क्या कर रहे हो, तो आधा क लिखते हैं, यानी उसकी पूंछ को छोटा कर देते हैं। और शेष को हलंत करके लट्टू, अब ट को आधा कैसे लिखें, तो ट के नीचे हलंत लगा देते हैं। गुड्डा, ड के नीचे हलंत। विद्वान, द के नीचे हलंत, ठीक है। चिन्ह, ह के नीचे हलंत। र के रूप, र स्वर रहित संयुक्त अक्षर हो तो रेप बनकर अगले अक्षर के माथे पर लगता है। क्या बोला, र अगर स्वर रहित हो यानी उसमें स्वर ना हो तो क्या होता है, रेप बनकर अगले अक्षर के माथे पर लगता है। अब कर्म, क, ठीक है, आधा र फिर म, तो र जो है स्वर रहित है, उसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है, तो वो म के माथे पे लग गया। और बोलेंगे कहाँ पे, जहां लगेगा उसके पहले उसका उच्चारण होगा। मार्ग, चर्चा, दर्द, कार्य आदि। और स्वर रहित व्यंजन को सहारा देना हो
तो पैरों यानी खड़ी पाई पर लगता है। अब स्वर रहित अगर व्यंजन है उसको सहारा देना है तो जो पैर होता है ना खड़ी पाई उस पे लगता है, जैसे क्रम, द्रव्य, प्रार्थना, भ्रम, प्रकार आदि। बिना पैर वाले व्यंजन हो ट और ड तो वो नीचे लगता है, जो रेप होता है वो नीचे। राष्ट्र, ड्रम, ट्रेन, ट्रक। ठीक है, तो र के 3 रूप होते हैं। एक तो ऊपर जो आधा ऐसे आप देख रहे हो कि रेप बना के लगता है, वो एक खड़ी पाई में नीचे लगता है। ठीक है, और एक ट और ड में ट्र और ड करके बनाता है। वर्तनी और वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? मान लो कोई भी शब्द है तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे नयन है, आपको मैंने बताया कि हर एक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा नौ यानी हलंत वाला नौ प्लस अ, क्योंकि उसके अंदर नौ बोल रहे हैं, नौ तो अ का उच्चारण हो रहा है ना। तो जब हम उसको अलग अलग बांटेंगे तो नौ के नीचे हलंत प्लस अ प्लस य के नीचे हलंत प्लस अ प्लस वापिस नौ के नीचे हलंत प्लस अ। ठीक है, तो ये हुआ नयन। इसी तरह ये सारे शब्द दिए गए हैं। कृषक में क के नीचे हलंत, फिर ऋषि वाला री, फिर उसके बाद से षटकोण वाला सौ, फिर अ, फिर क, फिर अ। तो ये सारे वर्ण विच्छेद दिए गए हैं। तो यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ गया। अब इसके आगे का दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। आशा है इसको आप देख के अच्छे से समझ जाना और ये वर्ण विच्छेदों को करना।